जय हिंद, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, इसमें पढ़ेंगे हम मानव भूगोल, जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है। इसका हम देखने वाले हैं मानव पृथ्वी संबंध। मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध स्पष्ट किए गए हैं, ये किस प्रकार से किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले दो अवधारणाएं सामने आई। एक अवधारणा थी नियतिवादी अवधारणा, जिसको निश्चयवादी अवधारणा भी कहा जाता है, और एक अवधारणा थी संभववादी, संभावना जताई जाती थी। और उसके बाद में आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि वर्तमान विकास, सतत विकास के अंदर भी उस अवधारणा को लागू किया जाता है, उस अवधारणा को अपनाया जाता है। वो अवधारणा है नव निश्चयवादी। तो चलिए हम देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर इन तीनों अवधारणाओं के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझने की प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छे से आप समझ भी पाएंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि मानव पृथ्वी संबंध के बीच में हमें सबसे पहले निश्चयवादी अवधारणा सामने आती है, नियतिवादी अवधारणा सामने आती है। नियतिवादी अवधारणा के जो जनक हैं ये फ्रेडरिक रेटजल हैं। फ्रेडरिक रेटजल वही विद्वान है, वही भूगोलवेता है जो कि मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। जी हाँ, मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजल। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल का जनक है हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जनक जो है वो हम्बोल्ट है, और मानव भूगोल का जो जनक है ये फ्रेडरिक रेटजल है। तीनों के बारे में अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, इन्हें भूलना कभी नहीं है, क्योंकि आप एक ज्योग्राफर हैं, आप एक भावी ज्योग्राफी में अपना भविष्य बनाने वाले हैं। तो समझते हैं फ्रेडरिक रेटजल क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि मानव जो है ये पृथ्वी का एक अंग है, ये पृथ्वी का एक कारक है, और पृथ्वी के बिना मानव कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के बिना मानव कुछ भी नहीं है, यानी कि मानव पृथ्वी के अंदर रह कर के ये बस पृथ्वी को अपना सकता है। पृथ्वी के जो वातावरण है उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो रेटजल हैं ये क्या मानते हैं कि भी मानव क्या है, एक बस पृथ्वी का, प्रकृति का एक कारक है, उसका एक हिस्सा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसी बीच देखिएगा जरा, इनकी जो शिष्य है सैंपुल, इनकी शिष्य का नाम है सैंपुल, जो कि अमेरिका से थी, परंतु वो किसको मानती है? नियतिवाद को मानती है। इनकी शिष्य है सैंपुल। क्या कहती है कि मानव एक धूल का पुतला है, और इसकी तुलना आकाश में उड़ती चिड़िया के साथ में नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कब मिट्टी में मिल जाए इसका कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बात आती है कि रेटजल नियतिवाद अवधारणा के जनक कहलाते हैं, सैंपुल उसकी प्रवर्तक कहलाती है, और ये क्या मानते हैं कि मानव को प्रकृति का एक कारक मानते हैं। इसके बाद हम चलते हैं संभववाद पे। संभववाद जो है ये फ्रांसीसी विद्वान पाल वडाल डिला ब्लाश, जो कि फ्रांसीसी विद्वान हैं, वहाँ फ्रांस के जो लोग हैं इसे देवता मानते हैं। इनका कहना है कि मानव के पास में संभावना ही संभावनाएं है। मानव पृथ्वी के अंदर कोई भी, प्रकृति के अंदर कोई भी फेरबदल कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या मानते हैं, मानव को एक क्रियाशील कारक मानते हैं, कि मानव क्रियाशील है, अपने पूरे जीवन भर में प्रकृति का वो दोहन करता ही रहता है, और प्रकृति उसे कुछ नहीं कहती। प्रकृति बस प्रकृति एक सलाहकार के रूप में बस उसको ऑफर दिए जा रही है, और मानव उसका प्रयोग किए जा रहा है। तो ये है संभववाद, और संभववाद का जो जनक है वो ब्लाश है। जबकि संभववाद जो शब्द दिया है वो फेब्रे के द्वारा दिया गया। संभववाद शब्द किसके द्वारा दिया गया है? फेब्रे के द्वारा दिया गया है। ये शब्द का ध्यान रखिएगा, संभववाद जो शब्द है ये फेब्रे के द्वारा दिया गया है। यहाँ एक ही बात याद रखनी है कि मानव क्रियाशील कारक है। यहाँ एक बात याद रखनी है कि मानव एक प्राकृतिक कारक है, रेटजल कहते हैं। फेब्रे क्या कहते हैं कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है, कोई प्रतिबंधित नहीं है, कोई प्रतिबंधता नहीं है, सर्वत्र संभावना ही संभावनाएं हैं, जिनका प्रयोग मानव अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। तो यानी यहाँ पर क्या जताया जा रहा है? यहाँ पर जताया जा रहा है कि पृथ्वी कुछ भी नहीं है, मानव ही सब कुछ है। यहाँ जताया जा रहा है कि मानव कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है।
और अब इन दोनों के बाद में तीसरी नई अवधारणा निकल कर आती है, नव निश्चयवादी या नवनियतिवाद हम इसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये दी गई अवधारणा है। और टेलर का काम क्या होता है? टेलर का काम होता है सिलाई करना, दो टुकड़ों को सिलाई करना इसका काम होता है। तो इसने क्या किया, निश्चयवाद और संभववाद को सिला, दो टुकड़ों को जोड़ा और एक नया जो है वस्त्र तैयार किया और उसे कहते हैं नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद आता है ग्रिफिथ टेलर का। अब नव निश्चयवाद क्या कहेगा? ये कहेगा कि भी मानव प्रकृति का कारक भी है और मानव क्रियाशील भी है, यानी वो दोनों बातों को लेगा यहाँ पे। मानव प्रकृति का कारक भी है, वह क्रियाशील भी है, और वह क्रियाशील कब तक है? जब तक प्रकृति की वो सीमाओं के अंदर है। जैसे उसने प्रकृति का अधिक दोहन करना शुरू कर दिया तो उस पर प्रकृति द्वारा क्या है कि अलग अलग वर्ण के रूप में अलग अलग कलर, जैसे सिंबल होते हैं ना, जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं कि अगर ग्रीन कलर है तो आप चलते जाएंगे, जैसे येलो कलर आएगा तो इसका मतलब अब आप सचेत हो जाइए, और रेड कलर आते ही आपको रुकना होगा। तो ऐसे ही नवनिश्चयवाद क्या कहता है कि प्रकृति भी कलर देती है, ट्रैफिक रूल को अपनाने चाहिए हमें प्रकृति के प्रति। कैसे कि जब तक प्रकृति हरी भरी है तो अपन देख सकते हैं कि ठीक है, अभी पेड़ पौधे खूब हैं तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लगेगा कि भाई प्रकृति से पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, अब ये प्रकृति हरी भरी नहीं दिखाई दे रही है, तो उसमें पीलापन आएगा, जैसे पतझड़ का समय आता है। तो यानी ये क्या है, ये किसका संकेत है कि अब आपको सचेत हो जाना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण, अपनी क्रियाशीलता पर नियंत्रण लगाना चाहिए। और जैसे ही रेड कलर आ गया तो अब कोई ना कोई आपदा आ सकती है। तो ये 3 कलर ध्यान रखने हैं आपको। हरा वर्ण कहता है कि क्रियाशीलता बनाए रखो, और पीला वर्ण कहता है कि अब सीमाएं आ चुकी हैं, नियंत्रण रखो, और लाल वर्ण कहता है कि अब इस पर रोक लगा दो। चलिए आगे अपन थोड़ा इसको डिटेल से और देखते हैं, अलग अलग बात चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ पर नियतिवाद के बारे में फिर से मैं बात कहूँगा। फ्रेडरिक रेडजल इसके क्या है प्रवर्तक, यानी कि इसके जनक कहलाते हैं नियतिवाद के। जबकि प्रवर्तक में कौन आता है? हमबोल्ट है, रिटर है, और ये सैंपल है। तो ये सब क्या आते हैं, इसके प्रवर्तक आते हैं जो इसको मानने वाले हैं। रेडजल जो है ये कहाँ से है? जर्मनी है, जर्मन भूगोलवेता हैं। और इनके द्वारा ये जो अवधारणा दी गई है ये सामाजिक डार्विनवाद के आधार पर दी गई है। किसके आधार पर? सामाजिक डार्विनवाद। किसे कहते हैं? सामाजिक डार्विनवाद कहलाता है कि मानव या समाज के द्वारा वातावरण के साथ में समायोजन करना। वातावरण के साथ में क्या करना? समायोजन करना। समायोजन मतलब कि उसके साथ में एडजस्टमेंट करना। और ये एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है? या तो अपन उसको अपना लेंगे या उसको अपन परिवर्तित कर दें। कैसे? कि जैसे अपन इस कमरे के अंदर हैं, यहाँ हमें गर्मी बहुत अधिक लग रही है, या तो गर्मी में ही बैठे रहो और या फिर पंखा चालू कर सकते हैं। अगर हम गर्मी में ही बैठ रहे हैं तो यह अनुकूलन कहलाता है कि हमने प्रकृति के अनुकूल अपने आप को डाल लिया। और यदि हम पंखा ऑन करते हैं तो इसका मतलब हम रूपांतरण कर रहे हैं। तो ये बातें कहता है यहाँ पर कि मानव जो है, ये जो मानव है ये प्रकृति के साथ में समायोजन करता है। और समायोजन 2 तरीके से हो सकता है, एडजस्टमेंट 2 तरीके से हो सकती है, अनुकूलन के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, इसके बाद में देखिए जरा, इसके बाद हम बात करते हैं। तो हमने समायोजन के बारे में देखा। अवधारणा के तत्व जो हैं, कौन कौन से तत्व हैं? कि मनुष्य एक प्रकृति का कारक है, प्रकृति का अभिन्न अंग है, प्रकृति के अभाव में मनुष्य की कल्पना संभव नहीं है, मनुष्य हो ही नहीं सकता। ये नियतिवाद कहता है, ये कहता है कि प्रकृति के बिना मानव नहीं हो सकता। और प्रकृति नियमानुसार जीवन शैली अपनाता है। मानव क्या करता है? प्रकृति के नियमानुसार जीवन शैली को अपनाता है। जैसे प्रकृति के नियम हैं, जहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है तो जैसे एस्किमो जो है, एस्किमो अब एडजस्टमेंट करता है प्रकृति के नियमों के अनुसार
वहाँ पर अपना जीवन यापन करता है, अपनी जीवन शैली को अपनाता है। ऐसे बुशमैन है, गर्म इलाके में रहता है, वो वहाँ पर एडजस्टमेंट करके रहता है। तो इस प्रकार से ये जो सभी एग्जाम्पल हैं, जितने भी आदिवासी लोग हैं, जनजातियाँ हैं, ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है? ये नियतिवाद का एग्जाम्पल है। इसके बाद में देखिए स्ट्रेबो ने क्या कहा। स्ट्रेबो ने बताया कि मानव इतिहास पर जलवायु का प्रभाव होता रहा है। मानव इतिहास जब भी हम फ्रोले हैं, पीछे देखते हैं, तो हम देखेंगे कि इस पर जलवायु का प्रभाव रहा है। जहाँ जलवायु अच्छी रहती है वहाँ मानव बहुत अधिक रहता है, और जहाँ जलवायु प्रतिकूल होती है वहाँ मानव बस्तियाँ जो है बहुत कम होती हैं। रीटर के अनुसार जलवायु ईश्वर की देन है। और अरस्तु क्या कहते हैं कि समुद्री क्षेत्रों के जो मानव होते हैं, समुद्री क्षेत्रों के जो मानव होते हैं वो साहसिक, निर्भीक होते हैं, साहसिक होते हैं, निर्भीक होते हैं, क्योंकि उनके सामने आए दिन कोई ना कोई प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, तो इसलिए वो साहसिक हो जाते हैं उस वातावरण में रहने के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एशियाई लोगों के बारे में, तो एशियाई लोग जो है वो विचारशील होते हैं। एशियाई लोग कैसे होते हैं? विचारशील होते हैं। और जो लोग भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, अब इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में बहुत अधिक तापमान रहता है। तापमान अधिक रहने के कारण वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ आर्द्रता भी बहुत अधिक रहती है, जिस वजह से यह मानव के निवास योग्य नहीं होता। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है मानव निवास योग्य नहीं है, ये प्रतिकूल है मानव के। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कोई मानव रहता है तो वो आलसी है। वो कैसा मानव है? आलसी। तो भूमध्य रेखीय मानव आलसी होता है, एशियाई मानव जो है विचारशील है, जो समुद्री क्षेत्र का जो मानव है वो साहसिक होता है। अब इस पर जो है प्रभाव पड़ रहा है, वो किसका पड़ रहा है? वो जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार हम्बोल्ट ने क्या किया था? चढ़ाई की थी एक ज्वालामुखी की, और फिर वह उसने बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आती है तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ऊंचाई एवं वर्षा जलवायु का निर्धारण करती है। ऊंचाई और वर्षा जो है वो जलवायु का निर्धारण करती है। और ये कहते हैं कि मैक्सिको के लोग अधिक खुशहाल हैं। मैक्सिको के लोग जो हैं वो अधिक खुशहाल है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र तल से थोड़े ऊंचाई पर बैठे हैं और वहाँ पर अच्छा मौसम उन्हें प्राप्त होता है। ये तो है नियतिवाद की बात। इसके बाद में बात करते हैं संभववाद की। तो संभववाद में हमने बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पर ब्लाश क्या कहते हैं। ब्लाश कहते हैं कि मानव क्रियाशील है और मानव के सामने अपार संभावना ही संभावना है। मानव जो कुछ चाहे प्रकृति से प्राप्त कर सकता है। प्रकृति एक सलाहकार है, वो सलाह देती है कि आप किसी भी चीज़ का यहाँ पर दोहन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये कौन कहता है? ये संभववाद कहता है। मानव एक प्राकृतिक कारक नहीं है, ये प्राकृतिक कारक नहीं है। ये कौन है? ये मस्तिष्क अपने मस्तिष्क के अनुसार पृथ्वी पर काट छांट कर सकता है। पृथ्वी पर क्या कर सकता है? काट छांट कर सकता है। संभववादी अवधारणा के अनुसार क्या माना गया है? मानव एक सक्रिय कारक है। मानव द्वारा प्रकृति पर पूर्णतः विजय की जाती है। प्रकृति केवल सलाहकार है, वह मानव के विचारों को बाधित नहीं करती है। ये कौन मान रहा है? ये संभववाद मान रहा है। प्रकृति द्वारा कोई सीमा या बाध्यता नहीं रखी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो बात कह रहा है ये गलत है। ये किसने इसको बताया कि ये बात गलत है? तो वो आएगा नेक्स्ट, टेलर। अब टेलर आएगा, ये दोनों कपड़ों को सिलाई करेगा और एक नया कपड़ा तैयार करेगा। क्या कहता है टेलर? कहता है कि मानव और प्रकृति दोनों ही सक्रिय कारक है। मानव और प्रकृति दोनों ही सक्रिय कारक है। एक बार फिर से पुनः याद करें, नियतिवाद ने क्या कहा था कि मानव सक्रिय कारक नहीं है, प्रकृति सक्रिय है। संभववाद ने कहा कि मानव सक्रिय है। संभववाद ने क्या कहा? मानव सक्रिय है और प्रकृति कुछ भी नहीं है। परंतु नवनियतिवाद क्या कहता है कि मानव और प्रकृति दोनों ही सक्रिय कारक हैं, और दोनों ही सक्रिय कारक हैं, इसीलिए दोनों के बीच में सामंजस्य पूर्ण अवधारणा यहाँ पर प्रकट होती है कि दोनों के बीच में जब तक सामंजस्य रहेगा तो वो ये मानव जीवित रहेगा, प्रकृति जीवित रहेगी। यदि एक हावी हो गया ना तो दूसरे का नष्ट होना तय है। यदि हम मानव जो है यह हावी हो जाए प्रकृति के ऊपर और हर जगह पर ये प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दे, हर तरफ से दोहन करना शुरू कर दे, तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। और यदि प्रकृति हावी हो जाए और हर तरफ से वो आपदाएं
मानव के ऊपर डालना शुरू कर दे तो मानव भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना करके चलते हैं, और अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं रहेगा। ये कौन कहता है, नवनिश्चयवाद कहता है। अतः यह सामंजस्यपूर्ण अवधारणा है, ये ध्यान रखिएगा, ये सामंजस्यपूर्ण अवधारणा है। मानव प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं में पूर्णतः अपने विचार या क्रियाशीलता के आधार पर काट-छांट कर सकता है। ये क्या कहता है कि मानव प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जो संभावनाएं हैं उन पर अपने विचार से काट-छांट कर सकता है, परंतु कब तक, जब तक वो उसकी सीमाओं के अंदर है। किंतु प्रकृति सीमा प्रतिबंध आने पर मानव द्वारा अपनी क्रियाशीलता को नियंत्रित करना होगा। जैसे ही अपन उसकी सीमाओं तक पहुंचेंगे हमें उस पर नियंत्रण करना होगा। जैसे आप देखो भी अपन पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो जाए, अब अपन भारत के अंदर हैं तो अपन अपने विचार से मतलब क्रियाशील हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अपन सीमा पर जाएंगे, भारत की सीमा पर जाएंगे, अपन पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पहुंच गए हैं, अब हमें अपनी क्रियाशीलता को नियंत्रित करना होगा। अगर हम अब भी आगे घुसे चले जाएंगे तो उसके बाद में रेड जोन आ जाएगा, रेड अलर्ट आ जाएगा और हमें उड़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये नवनिश्चयवाद भी यही कहता है कि प्रकृति के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो, आप उसकी सीमाओं में रहो, और जैसे ही उसकी सीमाएं आती हैं आपको नियंत्रित होना होगा, रुकना होगा। नहीं रुके तो प्रकृति प्राकृतिक आपदाओं को लाएगी और उसको जुर्माने के रूप में वसूल करेगी। क्या कहता है, यदि सीमाओं से ऊपर मानव विकास कार्य जारी रखता है तो प्रकृति द्वारा विभिन्न आपदाएं जुर्माने के रूप में प्रकट की जाती है। और वर्तमान में अगर अपन बात करें, सतत विकास अवधारणा नवनिश्चयवादी है। वर्तमान की जो अपनी अवधारणा है ना, ये कौन सी है, नवनिश्चयवादी अवधारणा है, जो अपन देश में अपना रहे हैं, नवनिश्चयवादी है। यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कौन सी अवधारणा हुई, ये नवनिश्चयवादी अवधारणा है। कार्ल ओसावर क्या कहता है, इसकी जो सांस्कृतिक भूदृश्यावली है, यानी कल्चरल लैंडस्केप जो इसकी पुस्तक है, वो भी किस पर आधारित है, नवनिश्चयवाद पर आधारित है। तो ये था हमारे पास में मानव पृथ्वी के बीच में संबंधों का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, और आप इसे अच्छे से इसे समझ सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को देखना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।